नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूँ विपुल सिंह। हर रोज दोपहर 1 बजे हम जुड़ते हैं आपके साथ और प्रयास ये करते हैं कि बाजार की जो नब्ज है उसको पकड़ा जाए, समझा जाए कि बाजार की आगे की दिशा क्या रहेगी। अभी अगर आप नुकसान में हैं तो क्या करना चाहिए, मुनाफा कब बुक करना चाहिए, वायदा बाजार में कुछ आप करना चाह रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम इस कार्यक्रम के दौरान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नज़र बाजार पर डालते हैं और बाजार में निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। आज बाजार हमने देखा कि निफ्टी 17,707 पे खुला और उसी के इर्द गिर्द वो इंट्राडे हाई था 17,709 के आसपास। लेकिन उसके बाद से बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में करीब 12 बजे के बाद से हमने देखा पिछले 1 घंटे में एक शानदार रिकवरी आई है और निफ्टी जो है अपने लोअर लेवल से हमने देखा कि अब ठीक ठाक रिकवरी करीब 70 अंकों के आसपास की रिकवरी, 60-70 अंकों की रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। चलिए आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ राजेश पलविया जी आज जुड़ रहे हैं, बाजार के वरिष्ठ जानकार, एक्सिस डायरेक्ट के रिसर्च ऑफ हेड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में अपना हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपसे राय जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा स्तर पे बाजार को। खासतौर से हम देख रहे हैं कि ये जो रेंज बन गई है 17 से 18 हज़ार के बीच में और करीब पिछले 3-4-5 महीने 6 महीने हो गए बाजार इसी दायरे में घूम रहा है। 18 हज़ार के आसपास से गिरावट देखने को मिलती है, फिर 16,800 17 हज़ार के आसपास से दोबारा बाइंग आती है। अभी इसी रेंज में चलेगा बाजार आगे भी? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, मार्केट तो एक बड़े दायरे में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सारे कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न, जिसके चलते मार्केट अभी भी एक बड़े ब्रेकआउट को यहाँ पे प्ले करते हुए नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि कुछ समय, अभी कुछ महीने और लगेंगे मार्केट को एक बड़े मूव के लिए यहाँ से रेडी होने के लिए। तो हमें लगता है दायरा तो रहेगा मार्केट में, जैसा कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि 17,000 16,800 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट बने हुए मार्केट के, और हायर साइड पे जाए तो 18,000 के पास जाके वापस मार्केट में कहीं ना कहीं सप्लाई या प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखता है। जी। तो थोड़ा हमें लगता है कि कुछ और समय, कुछ और महीने, जब तक कि यूएस के कंसर्न, जब तक कि इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल, जब तक कहीं कोई पॉज नहीं लेता है, या कहीं फेडरल फेड की मीटिंग में या वहां के कमेंट्री में जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती कि कब जाके वहां पे ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वहां कहाँ रुकेंगे, और वहां पे इन्फ्लेशन के डेटा जब तक बेहतर नहीं होंगे, तो हमें लगता है ये मेजर कंसर्न है, जिसके चलते मार्केट एक हायर साइड पे जरूर हर बार प्रॉफिट बुकिंग या दबाव देखते। हमने भी देखा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे हमारे मार्केट में भी 17,800 के आसपास से प्रॉफिट टेकिंग आया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। दोनों ही इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडाइसेस अभी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक दिखाता है कि यहाँ पे बुलिश तो इंटेक्ट है मार्केट का। और सेक्टर रोटेशन भी यहाँ पे देखने को मिला है, काफी कुछ ओवरसोल्ड सेक्टर या स्टॉक्स जहाँ पे थे वहां पे हमने देखा कि एक बाइंग का रुझान बना है, और पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट की ब्रेथ भी इंप्रूव हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो जिस ये दर्शाता है कि मार्केट में वापस कॉन्फिडेंस थोड़ा लौटा है। यस, वॉल्यूम्स अभी उतने इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन जो भाव में चेंजेस आए हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप और बाकी ब्रॉडर मार्केट में जो बाइंग बनी है, उससे हमें लगता है कि ये मार्केट में धीरे धीरे सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे और यहाँ से मार्केट एक तेजी की तरफ और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अगर जिनको निवेश करना हो, खासतौर से अगर वो 6-8 महीने साल भर का नज़रिया लेकर के पैसे लगाना चाह रहे हैं बाजार में, तो चुनिंदा शेयरों में थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने चाहिए, एक मुश्त अभी लगा देने चाहिए? कि बहुत सारे सवाल आते हैं, 1 लाख रुपये लगाना चाह रहे हैं, 50,000 रुपये लगाना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही टाइम है सही शेयरों को चुनने का या अभी वेट करना चाहिए? तो देखिए, मार्केट में गिरावट तो एक सही समय हमेशा ही होता है, और मार्केट में जब एक डल पीरियड होता है, वो ही एक समय होता है जहां पे आप अपने भाव पे कोई अच्छे स्टॉक्स को अपने भाव पे खरीदने का आपको मौका मार्केट देता है। जी। तो काफी कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स इस करेक्शन में आपको एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे निवेश करें, अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया, 1 साल के भी नजरिए से लेना चाहते हैं। हमें लगता है ये सारी दिक्कतें जो चल रही है ग्लोबल मार्केट की, कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये परमानेंट नेचर नहीं है। ये जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं एड्रेस होगी, और इनका जरूर एक पॉजिटिव यहाँ से रुझान बनेगा। तो अगले 6 महीने आपको एक विंडो मिल रही है जहां पे आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और 1 साल का नजरिया है तो हमें लगता है कि यहाँ से काफी बेहतर रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे।
चलिए अब बहुत बहुत तो सर धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। अब एक एक करके दर्शकों के भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि अगर वो भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा जो तरीका है बहुत आसान है। आपको एक व्हाट्सअप करना है 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दूरभाष क्रमांक है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें भेजें, जैसे आपने कितने शेयर ले रखे हैं, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक का नज़रिया आपका, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स के साथ अगर आप हमें अपने प्रश्न भेजेंगे तो हम प्रयास ये करेंगे कि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे भी हम विस्तृत जानकारी, सही रणनीति आपको शेयर को लेकर के हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए तो आज के पहले दर्शक से बातचीत करते हैं। आरती वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। आरती जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आरती जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम सर ले से बोल रहे हैं। कहाँ से? ले लद्दाख। ले लद्दाख से। ओहो, बहुत ही खूबसूरत जगह से मैम आप बोल रही हैं, और ख़ास तौर से गर्मी के समय लेह से अगर आवाज़ भी आ रही है तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। क्या करती हैं आप? सर मैं तो अभी बीए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने किया था इस वाला। अच्छा, क्या प्रश्न है बताइए। कि डी मार्ट के शेयर्स हैं 5 साल या 7 साल तक के लिए खरीद सकते हैं? 5 से 7 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। अब ये खरीदे नहीं है ना आपने? नहीं, अभी नहीं खरीदे हैं। अच्छा, ठीक है मैम। पूछते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से वो क्या सलाह दे रहे हैं, क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। सर डी मार्ट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये जानना चाह रही हैं कि 5-6 साल का नज़रिया इनका है। क्या अभी 5-6 साल के नज़रिए के हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए, या कोई और विकल्प आप दूसरा इनको देना चाहेंगे? तो देखिए, डीमार्ट ने काफी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दिए हैं इस मार्केट में। जरूर पिछले 1-2 साल से अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक डल परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। रिजल्ट्स में सच कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि बिजनेस में जरूर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी श्रिंक हुई है, मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए, जिसके चलते यहाँ पे हमने करेक्शन डीमार्ट के प्राइजेस में देखा है। अब यहाँ से नजरिया इनका अगर 4 से 5 साल का है तो बिल्कुल ये स्टॉक में हमें लगता है कि अगर छोटा मोटा और भी यहाँ से कोई करेक्शन मिलता है तो आप स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक को एक अच्छी बेहतरीन कंपनी, अच्छी कैटेगरी की कंपनी है, और जैसा कि सभी जानते हैं दमानी जी प्रमोटर हैं, जो कि एक मार्केट के काफी बड़े जानकार माने जाते हैं, और काफी बड़ा बिजनेस सेटअप डीमार्ट का हमने देखा है कि काफी अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है डीमार्ट को। कोई भी डिप मिलती है, अगर ये स्टॉक में गिरावट में अगर ये 3000 के आसपास भी आता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट करें ये स्टॉक को। और हमें लगता है जैसे स्टॉक में 4200 ये एक इसके लिए हायर साइड पे एक महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि एक सप्लाई जोन बना हुआ है। 4200 के लेवल के ऊपर जब ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा तो वहां से ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले महीनों और सालों में देखने को मिलेगा, और काफी अच्छे रिटर्न वहां से बनते हुए दिखेंगे। तो कुछ समय के लिए हमें लगता है एक दायरा रहेगा 2900 से लेके 4200 का, लेकिन हमें लगता है लॉन्ग टर्म में जरूर ये अच्छा स्टॉक एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, और इसमें लक्ष्य 5000 5500 तक भी आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। तो मतलब आप ये लब्बुल हुआ अब ये मान के चलें कि जो प्रश्न किया था उन्होंने कि 5-6 साल के लिए अगर खरीदना हो तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, और गिरावट हो तो अगर आप ऐड करेंगे निचले भाव पे तो भी एक अच्छा एवरेज आपका बनते रहेगा। ठीक, तो आरती जी आपके लिए यही सलाह है कि आप निश्चित रूप से खरीद सकती हैं, शेयरों में निवेश कर सकती हैं, आपके हस्बैंड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर गिरावट आए किन्हीं कारणों से आने वाले दिनों में तो आप दोबारा चाहें तो उसमें और ज़्यादा खरीदारी भी कर सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 5000 तक के लक्ष्य जो है राजेश जी देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये हमें व्हाट्सअप के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। जरा हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर जो है प्रश्न लेकर के आया जाए और उस प्रश्न को हम चर्चा में लाते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है व्हाट्सअप के माध्यम से टाटा पावर के ऊपर। 400 के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 200 रुपये, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी जो है होल्ड करें, कितने साल तक होल्ड करना चाहिए, निकल जाएं, क्या करना चाहिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। सर अभी क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी लेवल्स पे? हालांकि बीच में हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं टाटा पावर के शेयर को? करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? तो देखिए, पावर सेक्टर में देखें तो एक बेहतरीन कंपनी है टाटा पावर, और अगर हम देखें तो जो नए डायमेंशंस अब बिजनेस में ऐड हो रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, तो काफी कुछ वहां पे भी कंपनी में नया डायमेंशन यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहा है।
जरूर एक प्राइस करेक्शन देखा हमने पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें निवेश किया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे फ्रेश भी बाय करना है तो ये 200 के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है, 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है ये एक अच्छे लेवल है, यहाँ पे आप बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक है, स्लो मूवर स्टॉक है, तो बाकी अगर आप दूसरे स्टॉक से कंपेयर करेंगे तो इसका जो प्राइस का बिहेवियर है वो थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो परफॉर्मर है। तो लंबे अवधि में तो जरूर हमें लगता है कि एक अच्छे रिटर्न बनेंगे। जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई बने थे 270-80 के आसपास, वहां तक तो हमें लगता है कि ये जाते हुए दिखेगा। लेकिन ये स्टॉक में पोटेंशियल है और हमें लगता है इसमें 350 से 400 तक के भी लॉन्ग टर्म के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो हमें लगता है कि 230-40 इसके लिए एक रुकाव का एरिया है, जहां पे इसमें बार बार सप्लाई आती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो अगर करंट लेवल से बाय किया हुआ है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा 180 के आसपास, लेकिन अपसाइड में 230-40 पे मुनाफा भी बांध लें। तो उम्मीद है आप अपने उत्तर से संतुष्ट होंगे यहाँ पर। लेकिन इस बीच जो है कुछ एक जो दिग्गज कंपनी के नतीजे हैं, खासतौर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों को लेकर के थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर जरा हम चाहेंगे कि ग्राफिक्स के माध्यम से जरा दिखाया जाए। रिकॉर्ड मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी की जो चौथी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं, कंपनी का मुनाफा 19% बढ़ करके 19,299 करोड़ रहा। वहीं अगर कंपनी की आय की बात करें तो आय में करीब 2.8% की बढ़ोतरी रही और ये 2.39 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही है। इसके अलावा बाकी अगर हम रिलायंस रिटेल का देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। 12.9% की बढ़त यहाँ पर रही है, 2415 करोड़ रुपए रहा है। रिलायंस रिटेल का एबिटा अगर हम देखें तो वो सालाना आधार पर करीब 32.5% 32.6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं रिलायंस जियो में हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो चौथी तिमाही का मुनाफा है उसमें जो है करीब 15.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4,984 करोड़ रुपए यहाँ पर मुनाफा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी की जो तेल कारोबार है वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर रिलायंस के नतीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ख़ास तौर से इस साल इस तरह उम्मीदें की जा रही हैं कि शायद डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू होगी। इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं आगे आने वाले समय को लेकर के, और आप इन रिजल्ट्स को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिस तरीके के रिजल्ट हैं वो तो दिखाते हैं कि इस तरीके के टफ इन्वायरमेंट में भी कंपनी ने एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए और एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर, मतलब सारे ही सेक्टर में एक अच्छा वर्चस्व है इस ग्रुप का, रिलायंस ग्रुप का। और हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई भी यहाँ पे संदेह नहीं है कि ये कंपनी में रिटर्न नहीं बनेंगे। इसमें तो हमेशा निवेशित रहना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री। ये क्वार्टर के नंबर भी काफी अट्रैक्टिव है, कहीं भी बाजार को निराश नहीं किया और इस टफ इन्वायरमेंट में अगर इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं तो हमें लगता है कि जो इसका नेक्स्ट ट्रिगर, जैसा कि आपने बताया कि डीमर्जर, बिल्कुल डीमर्जर में यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग का ट्रिगर तो रिलायंस के भाव में आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इसमें जियो का बिजनेस है, इसमें रिटेल का बिजनेस है, तो ये सारे बिजनेस जब इसमें अनलॉक होंगे तो जरूर यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएशन या पे वेल्थ क्रिएशन जरूर होगा इन्वेस्टर्स का। तो हमें लगता है निवेशित रहना चाहिए और हमारे जो लॉन्ग टर्म के लक्ष्य है वो तो हम इसमें यहाँ पे 2700 से 2800 तक के, तो हमें लगता है कि अगले 1 से 2 साल के लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि रिलायंस आपके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा बिजनेस साइज है और काफी बड़े एरिया में ये मास पॉपुलेशन को एड्रेस करते हैं इसके बिजनेस। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से तो ये स्टॉक हमेशा रहना चाहिए। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी को लेना है तो ये डिप में लिया जा सकता है। हमें लगता है 2250 इसके एक अच्छे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में जो शॉर्ट टर्म के टारगेट 2450-2500 तक आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लगता है 2700-2800 तक की तेजी तो इसमें अगले 1 से 2 साल में बिल्कुल देखने को मिलेगी। चलिए, तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो या लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो, दोनों जगहों पे आप खरीदारी कर सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के अपने पोर्टफोलियो में अवश्य रखें, ऐसा राजेश जी का मानना है। आपको 4700-4800 के तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म का व्यू है
तो एक 2250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 24-2500 का स्तर जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर कुछ एक और खबरें रहीं, एक चूँकि नतीजों की बात हो रही है तो आईसीआईसीआई बैंक पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी नतीजे आए और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि उम्मीद के आसपास ही नतीजे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आपका क्या व्यू है, और ख़ास तौर से आईसीआईसीआई बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या करंट लेवल पे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ी सी दूरी जो है आईसीआईसीआई बैंक से बना करके चलनी चाहिए? नहीं, देखिए नंबर्स के नजरिए से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रहे। मार्केट को एज सच कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है, और ओवरऑल अगर इसके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई की तरफ ही स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 860 870 इसके लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है, और जिसके ऊपर अगर ये बना रहा तो हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट तो 940 950 की तरफ बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल निवेशित रहे। एक अच्छी पेडिग्री का शेयर है, और जिस तरीके के इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से अगर हम देखें इसकी जो असेट क्वालिटी है, जिसकी लोन बुक है, वो काफी इंप्रूव हुई है। तो हमें लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी डिस्प्ले करेगा आईसीआईसीआई बैंक। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि स्टॉक में 1050 1100 तक के लक्ष्य भी इसमें अगले 1 से 2 साल में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। डिप्स में इसको ऐड करें, 860 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। 860 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ये फिलहाल राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जरा कुछ एक कंपनियों पे नज़र डालते हैं, और ख़ासतौर से सर हमने देखा कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ख़ासतौर से टीवीएस मोटर्स हो, इवन बजाज ऑटो के अंदर हमने देखा, हीरो मोटोकॉर्प हो, अभी भी जो है रूरल डिमांड जो है वो बनी हुई है। हालांकि थोड़े बहुत कंसर्न जो है, जो स्काईमेट के अनुमान आए थे उसको लेकर के कंसर्न हुआ था कि मानसून, उनका कहना ये है कि इस बार ख़राब रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो आईएमडी है उसकी तरफ से कहा गया कि सामान्य रहेगा। लेकिन ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को आप कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी पसंदीदा पिक यहाँ पर कौन सी होगी? तो बिल्कुल देखिए, टू व्हीलर में अगर हम सेक्टर को समझे तो वहां पे बिल्कुल रूरल डिमांड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके चलते टू व्हीलर स्टॉक्स, सेक्टर के स्टॉक्स में ज्यादा प्राइस भी एक्शन आता है। जरूर मानसून की चिंता के चलते एक थोड़ा सा डिप देखने को मिला था, लेकिन हमें लगता है कि ये अगले 1-2 महीनों में क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से मानसून पेन आउट होता है। बट अगर हम स्टॉक्स की बात करें, 3 जो दिग्गज कंपनियां हैं, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो, अगर मैं इन तीनों ही कंपनियों को यहाँ पे एनालाइज करूं तो मेरी जहाँ पे प्रिफर्ड चॉइस जो होगी वो बजाज ऑटो होगी। तो काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना है। अगर वीकली सेटअप पे बजाज ऑटो को देखें तो पिछले 4-5 हफ्तों से स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे इसके अगस्त 2022 में उसको भी सरपास किया है, उसके ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बजाज ऑटो के बने हैं, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि बजाज ऑटो अब यहाँ पे 4200 रुपए के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 4550 और 4600 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो हमें लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक अट्रैक्टिव बेट है, और लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको यहाँ पे कोई अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म में ऐड करना या एक्यूमुलेट करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे बाय करने के लिए। और लॉन्ग टर्म के टारगेट हमें लगता है 4800 तक, 4800 से 5000 तक आते हुए दिख सकते हैं। और जो दूसरा हमारा यहाँ पे चॉइस होगा टू व्हीलर स्पेस में, वो होगा टीवीएस मोटर का। क्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। पिछले 4-5 महीनों में देखें जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन टीवीएस मोटर में मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में टीवीएस मोटर एक अच्छी तेजी यहाँ पे बना के रखे हुए चार्ट पे। तो हमें लगता है कि जो छोटी मोटी डिप हमें पिछले 3-4 महीनों में देखने को मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें वापस इस अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को बाय करने की। हमें लगता है अगर ये 1050-1000 के आसपास भी आता है तो वहां पे बाय करें। इसमें हम एक्सपेक्ट करें कि जैसे ही स्टॉक में 1200 के लेवल क्रॉस होंगे तो इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकते हैं वो करीब 1600 तक की अपसाइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो सेकंड चॉइस हमारी टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर होगी। तो फर्स्ट बजाज ऑटो, सेकंड टीवीएस मोटर, ये दोनों स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग का कोई
व्यू लेना है तो ये दोनों स्टॉक हमें लगता है टेक्निकली अच्छे हैं, यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो ये दोनों शेयर जो है वो अच्छे लग रहे हैं सर को, और आप चाहें तो यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर वाले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं, और वो हमने देखा कि विप्रो पे आते हुए दिखाई दे रहा। हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। और विप्रो पे खबर ये भी है कि कंपनी जो है इस हफ्ते बायबैक कर सकती है, और कंपनी बायबैक का ऐलान कर सकती है। और उम्मीद ये है कि 26-27 तारीख को इस बारे में बैठक होगी, और 27 तारीख को ही कंपनी इस बारे में ऐलान करेगी। 27 अप्रैल को ये फैसला हो सकता है, और इसी दिन कंपनी अपने नतीजे भी जारी करेगी। जिस तरीके से आईटी दिग्गज कंपनियों के नतीजे सामने आए हैं, खासतौर से इन्फोसिस और टीसीएस और इन्फोसिस खासतौर से काफ़ी निराशा देखने को मिली, और ओवरऑल आईटी पैक पे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। अब सर सबकी निगाहें लगी हुई हैं विप्रो के नतीजों के ऊपर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बना हुआ है उसका विप्रो पर भी असर देखने को मिलेगा, और या फिर आज जो मोमेंटम बना हुआ है ये आपको लगता है कि शायद ये कंटिन्यू हो जाए अगर रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव निकल करके आते हैं तो देखिए, आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस ने जो नंबर इस बार प्रदर्शित किए, काफी निराशा रही स्ट्रीट को। इन्फोसिस के नंबर में तो काफी कुछ सरप्राइज था। जिस तरीके की गाइडेंस उन्होंने डिस्प्ले करी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 डिजिट गाइडेंस कम से कम इन्फोसिस अपने नतीजों में बताएगा, लेकिन वहां पे भी गाइडेंस में हमने देखा कि 6 से 7% की गाइडेंस ही उन्होंने दिखाई है। और जिस तरीके की चिंता यूरोप और अमेरिका के इकोनॉमी को लेके बनी हुई है, वो बिल्कुल यहाँ पे नंबरों में डिस्प्ले हुआ है। तो कॉन्फिडेंस काफी कम था इन्फोसिस की गाइडेंस जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की उसमें। तो हमें लगता है कि विप्रो में भी एक अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है। काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले 2 साल में यहाँ पे विप्रो के प्राइजेस में देखा है। जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, जरूर यहाँ पे एक बायबैक की न्यूज के चलते स्टॉक के प्राइस में आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी चिंता तो बनी हुई है यूरोप और अमेरिका के बिजनेस को लेके। जरूर यहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस की गाइडेंस में जरूर ये था कि यूरोप बेहतर है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से अभी भी चिंता बनी हुई है। हमें लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा आईटी कंपनी को यहाँ से इस मंदी के दौर से या इस सप्लाई जोन से बाहर निकलने के लिए। हम मान के चल रहे हैं कि अगले 6 महीने थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे। अगले 2 क्वार्टर के नंबर जरूर देखना चाहेगी स्ट्रीट कि किस तरीके से ये अपने नतीजे यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर के किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ही हमें लगता है कि कोई बड़ा कॉल लिया जाएगा आईटी सेक्टर को लेके कि यहाँ पे अब इनकी जो चिंताएं हैं बाहरी देशों से, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेगी। विप्रो के बिजनेस मॉडल में हमें लगता है कि एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, लेकिन समय जरूर लगेगा इसको यहाँ से रिवाइवल होने के लिए। प्राइजेस को यहाँ से इमीडिएट जो हमें लगता है लक्ष्य वो 440 की तरफ है। वो हायर साइड पे इसके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग लेवल होगा या सप्लाई जोन होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से या 1 साल 1.5-2 साल के नजरिए से देख रहे हैं तो 440 450 हमारे लक्ष्य होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर वापस से ये सेक्टर रिवाइव होते हुए दिखेगा। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एड्रेस होगी, सॉल्व होगी। तो आईटी एक अच्छा कोर सेक्टर है जहाँ पे आपको निवेश करने के लिए मौके मिल रहे हैं। तो गिरावट में जरूर ऐड करें, लेकिन 6 से 8 महीने या साल भर का नजरिया है तो 430-440 हमारे लक्ष्य है विप्रो के। डाउन साइड में 345 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये बाकी जो कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस में जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्या इसे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं? यहाँ पर कुछ बॉटम फिशिंग का मौका है? आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा पेन और बाकी है, क्योंकि यूएस में अभी भी रिसेशन को लेकर के बातें हो रही हैं, यूरोप में रिसेशन को लेकर बातें हो रही हैं, तो क्या आईटी से भी दूरी बना लेनी चाहिए, या आपको लगता है इतना भाव गिर गया है कि अब अगर लंबी अवधि का नज़रिया जिनका है वो खरीदारी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं? तो जैसे विपुल जी, हमने शो की शुरुआत में ही चर्चा करी थी कि अगले 6 महीने थोड़े चैलेंजिंग है पूरे मार्केट के लिए, और उसकी दिशा जो डिसाइड होगी वो ग्लोबल मार्केट से ही होनी है। और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है, वो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आईटी सेक्टर पे आने ही वाला है। वहां पे रिसेशन आएगा नहीं आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके की चिंताएं बनी है बिल्कुल मार्केट अभी से यहाँ पे आईटी सेक्टर में जो दिग्गज कंपनियां जिनका बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है यूरोप और यूएस की इकोनॉमी पे, तो वो चीजों से अभी प्राइस में हमें लगता है कि अगले 6 महीने तो यहाँ पे हो सकता है कि और भी गिरावट बने। इन्फोसिस में काफी बड़ी गिरावट बनी है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पे प्रेशर और रह सकता है, क्योंकि इन्फोसिस की गाइडेंस कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं टीसीएस से, तो इन्फोसिस में ज्यादा चिंताएं दिखी रिजल्ट में। टीसीएस तो भी स्टेबल परफॉर्मेंस था उसका, मार्जिन अभी भी स्टेबल है।
लेकिन इन्फोसिस में हमें लगता है कि जो मार्जिन में प्रेशर है, एक्सपांशन जहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमें लगता है इन्फोसिस में प्राइस प्रेशर रहेगा। तो टीसीएस जरूर आप बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन समय जो रहेगा हमें लगता है 6 महीने आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे आप बाय एंड एक्यूमुलेट करें। तो टीसीएस हमारी प्रिफर्ड चॉइस होगी लार्ज कैप आईटी में। इन्फोसिस को थोड़ा अभी हम अवॉइड करेंगे। तो इन्फोसिस से अभी थोड़ी सी दूरी बना के चलें, जो कि जो गाइडेंस कंपनी ने दी है वो संतोषजनक नहीं है। दूसरी स्थितियां भी आईटी कंपनियों के लिए उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अवश्य अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है अपना प्रश्न, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी अगर आप हमें भेजेंगे तो हमारे एक्सपर्ट उतने ही विस्तृत तरीके से आपको ऑप्शन देंगे, उतना आपको उत्तर देंगे। ईमेल आईडी हमारी है money9query@money9.com पे आप हमें gmail.com पे आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करके विस्तारपूर्वक आपके प्रश्न को कलेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और जो खबरें आई हैं उस पर भी एक जरा नज़र डाल लेते हैं। और खबर आई है एचडीएफसी लाइफ में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जरा एचडीएफसी लाइफ के चार्ट हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे दिखाए जाएं। आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक क्लैरिफिकेशन सर जो आरबीआई की तरफ से देखने को मिला, और ये उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि मर्जर को लेकर के जो भी दुविधाएं थी, समस्याएं थी, वो दूर हो जाएंगी। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में खासतौर से हमने आज एक अच्छा, बाकी शेयरों में भी तेज़ी है, लेकिन आज ये 4-4.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस समय हम देख रहे हैं 535 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी में जब से मर्जर की खबर आई थी काफ़ी सुस्ती आ गई थी, लेकिन अब दोबारा जो है प्रक्रियाएं जो है वो तेज़ हो रही हैं। आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस खबर को, और ख़ासतौर से जो आज मोमेंटम बना हुआ है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे? तो देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला। काफी बड़े करेक्शन के बाद पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में एक रिवाइवल लोअर साइड से देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये 4 से 5 हफ्ते से हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में। एचडीएफसी लाइफ यस जरूर आज खबर के बाद एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन फॉलो अप बाइंग अभी भी यहाँ पे एब्सेंट थी। जो ये गैप अप मिला वहाँ पे जरूर मुनाफा थोड़ा बांधा गया, क्योंकि देखें तो जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया था वहां पे उन्हें एक अच्छा मुनाफा बन रहा था, तो थोड़ा मुनाफा यहाँ जरूर बना। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से खबर बनी है, अब हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब एक नॉर्मल जो बोलना चाहिए कि एक ट्रेडिंग का बिहेवियर यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखे, क्योंकि जो हैंगओवर था वो खत्म हुआ है। और अब यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में 515 520 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे डाउनसाइड में। अगर इसके ऊपर अब बना रहा ये स्टॉक, तो इसका जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकता है वो करीब 580 से लेके 600 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। 600 इसके लिए एक चैलेंजिंग लेवल रहेगा हायर साइड पे। अगर ये 600 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है एचडीएफसी लाइफ, तो इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो 740 750 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 515 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 480, वो भी एक लेवल होगा जहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे लॉन्ग टर्म के वो 450 के आसपास होंगे। लक्ष्य जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो 700 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से, चूंकि अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके कुछ प्रश्न हो और आप चाहते हो फटाफट आपके उत्तर मिल जाए तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल्स के साथ हमें प्रश्न भेजिए। और आपके प्रश्न हम अपने आज के खास मेहमान राजेश पलविया जी के साथ डिस्कस करेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान। तो अपने प्रश्न आप भेजते रहिए। ईमेल का माध्यम भी आपके लिए खुला हुआ है, मेल के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हाँ, अपना नंबर, फ़ोन नंबर अवश्य भेज दीजिए ताकि हमारी जो टीम है वो आपसे बातचीत करके आपका सही प्रश्न जो है वो ऑन एयर कर सके। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और प्रश्न आए हैं, और ये प्रश्न भेजा गया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। उन्होंने कह रहे हैं कि वेदांता, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मद्रास फर्टिलाइज़र के शेयर लेना चाहता हूं। लंबी अवधि के नज़रिया है मेरा, क्या ये सिलेक्शन शेयरों का ठीक है? तो ये 3 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो वेदांता जो कि काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है हाल फिलहाल में, और दूसरा इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना है, और तीसरा मद्रास फर्टिलाइज़र। इन 3 में सर आपको कोई कमी या फिर इनकी पसंद आपको ठीक लग रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए तीनों ही डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां हैं। वेदांता में तो आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ
कॉर्पोरेट एक्शन में काफी अच्छे बड़े डिविडेंड के ऐलान भी हुए हैं और स्टॉक ने काफी अच्छे डिविडेंड भी यहाँ पे घोषित किए थे, तो वो बेनिफिट तो जरूर मिला। ओवरऑल अगर हमें लगता है कि जिस तरीके के वेदांता है, मेटल सेक्टर है, तो लॉन्ग टर्म में देखिए साइक्लिकल होता है मेटल सेक्टर, तो इसमें वन वे तेजी या लीनियर ग्रोथ तो नहीं मिलती है। जरूर इकोनॉमी के चलते या कोई भी पैरामीटर चेंज होते हैं इकोनॉमी में, तो जरूर इसमें तेजी मंदी जरूर होती है। तो वन वे डायरेक्शन में नहीं चलते मेटल स्टॉक्स, तो इस भाव पे बिल्कुल लिया जा सकता है। थोड़ा करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि वेदांता को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में जरूर इसमें 400-450 तक के लक्ष्य जरूर बनते हुए दिख सकते हैं। तो एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, सेक्टर लीडर है, तो हमें लगता है वेदांता एक अच्छा विकल्प है उनके लिए। डिप्स में कहाँ तक बाय करना है, हमें लगता है अगर इसमें 240-230 तक के लोअर लेवल भी मिलते हैं किसी वोलेटिलिटी के चलते, तो वो भी एक अच्छा लेवल होगा बाय एंड एक्यूमुलेट करने के लिए। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो मेरे हिसाब से 200 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और अपसाइड में 400-450 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर में काफी कुछ यहाँ पे हमने देखने को मिला और गवर्नमेंट का फोकस भी काफी कुछ है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक अच्छा विकल्प होगा इस सेगमेंट में बाय करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। कोई गिरावट मिलती है 80 रुपए के आसपास भी, तो भी आप घबराएं नहीं, इसमें ऐड करें अपनी पोजीशन को। हमें लगता है इसमें स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो करीब होना चाहिए 68 के आसपास का। जब तक ये लेवल नहीं टूटते आप निवेशित रहें स्टॉक में। हमें लगता है पोटेंशियल है 130-140, तो यहाँ पे हमें लगता है अगले 1 से 2 साल में लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन ये कंपनियां ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छे रिटर्न देगी। 200 रुपए तक के लक्ष्य भी इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर में भी देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ महीनों में, और जिस तरीके से मद्रास फर्टिलाइजर अगर हम देखें तो ईयरली चार्ट पे ऑलमोस्ट एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ये भी एक अच्छा विकल्प होगा फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो। कोई डिप मिलती है मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते टुवर्ड 60 से 55 की तरफ, तो बाय करें, निवेशित रहे। स्टॉप लॉस रखे करीब 50 रुपए के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकते हैं वो करीब 120-140 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। जी, चलिए अगले दर्शक का जो हमारे साथ जुड़े हैं रितेश सिंह जी का प्रश्न भेजा है उन्होंने, और जो है उन्होंने प्रश्न भेजा है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, और इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं कल्याण ज्वेलर्स के, और 105 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदा है। 1 साल का इनका नज़रिया है। दूसरा IRFC के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 28 रुपये के भाव पर, यहाँ पर भी इनका नज़रिया 1 साल का है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो है यहाँ पर बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स में सर कुछ दिन पहले हमने देखा था एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और सभी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई थी। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए इन्हें। IRFC 28 पे, कल्याण ज्वेलर्स इन्होंने 105 रुपये के भाव पे खरीदे हुए हैं। तो देखिए कल्याण ज्वेलर काफी समय के बाद अगर हमने देखें अगर इसको, तो आईपीओ के बाद अपने भाव को क्रॉस करने में कामयाब हुआ था। स्टॉक में अगर हम देखें तो जो हायर साइड के लेवल बने थे करीब 130-35 की तरफ भी है, स्टॉक का एक मोमेंटम बना था। हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है, लेकिन हमें लगता है कि अगर ओवरऑल इसके सेटअप को देखें तो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे मेरा व्यू थोड़ा अभी देने के लिए मुझे थोड़ा मैं हिचकिचाऊंगा यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि बने रहे 140-150 की तरफ, तो इसके लक्ष्य हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। बट काफी अगर बहुत ही लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है तो मुझे लगता है कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काफी डायनामिक बिजनेस मॉडल है, और जिस तरीके से गोल्ड के भाव में उतार चढ़ाव आता है और कंपटीशन भी काफी है इस बिजनेस में, तो वो जरूर रिव्यू करना होगा। तो अगले 1-1.5 साल के व्यू के हिसाब से तो जरूर बना सकते हैं अपनी पोजीशन, या बने रहें 130-140 इवन 150 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 80 रुपीज के आसपास। IRFC में अगर हम बात करें तो रेलवे में काफी कुछ स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ है, इंफ्रा की तरफ काफी फोकस है गवर्नमेंट का। हम देखें तो काफी कुछ इम्प्रूवाइजेशन हमने देखा है रेलवे सेक्टर में होते हुए दिख रहा है, तो IRFC बने रह सकते। एक अच्छी कंपनी है। 25 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 32 रुपए के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक 40-45 की तरफ तो जरूर बढ़ते हुए दिखेगा।
जी सर, एक आखिरी सवाल डिस्कस कर लेते हैं। आशुदीप जी ने फिर से सवाल भेजा है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में वो जानना चाह रहे हैं कि बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस क्या करना होना चाहिए। तो आप लोग चूंकि चर्चा कर रहे थे बैंकिंग शेयरों के ऊपर, तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पीएसयू बैंकों के बारे में, तो इन्होंने कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पे जानना चाह रहे हैं किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। तो कैनरा बैंक का जो मुझे लगता है कि अगर आप लेवल का वेट कर रहे हैं किसी अच्छे लेवल पे डाउन साइड में बाय करने के लिए, तो आपके लिए अच्छा लेवल होगा करीब 285 280 के आसपास। वो एक अच्छा लेवल होगा कैनरा बैंक को बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस उस समय आपको रखना होगा करीब 268 के आसपास। और अभी अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और ये स्टॉक यहीं से बढ़ता है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो हमें लगता है वो आ सकता है, वो 340 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो 340 हमारे टारगेट है। अगर आपको डिप मिल जाती तो एक अपॉर्चुनिटी होगी लोअर लेवल पे बाय करने की, अदरवाइज 340 तक हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें लगता है कि जो एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए डाउन साइड में, वो है करीब 168 165 की जोन में। वो लेवल अगर आपको मिल जाता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 155 के आसपास। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लक्ष्य हमें लगता है जो आ सकता है, वो पहला लक्ष्य तो हमें 195 205 का लगता है। अगर वो लेवल भी सरपास होते तो 230 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ सकता है। जी सर, चलते चलते कुछ खास तोहफे हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे, एक दो शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हों, जहां आपको लगता है कि अभी जो है खरीदारी की जा सकती हो। तो टाटा कंज्यूमर हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है और हमें लगता है टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा रिवर्सल बना है। 700 का लेवल इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है और देखें तो इस बार भी गिरावट में 700 के लेवल को होल्ड आउट करके एक पुल बैक बना है। हम यहाँ लक्ष्य मान रहे हैं इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म में करीब 765 से लेकर 780 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 690 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से जीएलएस, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट जीएलएस ने, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ने यहाँ पे दिखाया है। और जिस तरीके की बाइंग लास्ट वीक में थी, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन बना है। हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। जीएलएस, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 500 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 445 का। और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट में भी देखें तो जिस तरीके की फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 4550 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा 4370 के आसपास। चलिए, तो ये 3-4 शेयर, जो 3 शेयर आपको दिए गए, परसिस्टेंट सिस्टम, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर बाज़ार के बारे में बताई। उम्मीद है आप आगे भी समय समय पर अपना महत्वपूर्ण समय बीच बीच में निकाल करके देते रहेंगे। और हमारे तमाम दर्शकों का प्यार जो है, तमाम दर्शक आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से चलते चलते? तो देखिए, ये हमने हमारे क्लाइंटों को कुछ शेयर जरूर यहाँ पे रिकमेंड किए होंगे। मेरी पर्सनल होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है, लेकिन जरूर हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी निवेश की सलाह उनको जरूर दी गई होगी। तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन कल फिर से जुड़ेंगे 1 बजे हम आपके साथ, आपके शेयर बाजार से जुड़ी जो तमाम आशंकाएं दुविधाएं हैं उन सबको दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपका प्रश्न कोई पर्सनल फाइनेंस को लेकर के है तो आप शाम 4 बजे जुड़िए हमारे साथ। उसमें प्रियंका जी आपके साथ जो भी आपकी वित्तीय उलझन है वो जो है सुलझाएंगे। और ख़ास तौर से आज हम बातचीत करेंगे टैक्स को लेकर के, नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कैसे बचाया जाए। तो आज शाम 4 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। विनोद रावल जी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपके तमाम जो टैक्स को लेकर के दुविधाएं हैं, आशंकाएं हैं, उन तमाम दिक्कतों को वो सुलझाएंगे। और दिन भर क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं कॉर्पोरेट जगत में या फिर आपकी जेब से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, रात को 10 बजे हमारे साथ जुड़िए मनी टाइम में। और वहाँ पर जो है आपको जानने को मिलेगा कि आपकी जेब से जो भी दिन भर की बड़ी खबरें रही हैं आपकी जेब से जुड़ी, वो तमाम खबरें आप रात में 10 बजे सुन सकते हैं, देख सकते हैं वरुण कुमार के साथ।
तो आप अपने सवाल लेकिन भेजते रहिए और मनी 9 के साथ बने रहिए। जिनके प्रश्न नहीं शामिल कर पाए हैं कल शामिल करेंगे 1 से 2 में। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।